नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जंक्शन में। दोस्तों, आपने अभी तक भारतीय संविधान के हमारे साथ हो रहे सफ़र में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ चुका है। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि जो संविधान की क्रमवार क्लासेस हो रही है उसकी छवि आपके मस्तिष्क पटल पर बन सके और आपको समझने में सहूलियत हो। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस पर होने जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, भारतीय संविधान तत्वों एवं मूल भावनाओं में अद्वितीय है। इसके समान कोई दूसरा नहीं है। तत्व से हमारा तात्पर्य है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जो कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। इन चीज़ों को तत्व कहते हैं। और मूल भावना से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के केंद्र में जनता रहती है। भारतीय संविधान की एकता, अखंडता और यहाँ का भाईचारा, समानता और न्याय में ये मूल भावनाएं समाहित होती है। तो हालांकि कई तत्व ऐसे हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि यह उस देश का नकल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो परिस्थिति है उसके अनुसार उसका एक अलग पहचान रखता है यह तत्व। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो संविधान 1949 में अपनाया गया था, उनके अनेक वास्तविक लक्षण महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होते हैं। जैसे कि 7वां संशोधन होता है, 42वां होता है, 44वां होता है, 73वां, 74वां, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, 97वां संविधान संशोधन। कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन होता है वो 42वां संविधान संशोधन होता है, जो 1976 में होता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यही बातें हमारे संविधान को गतिशील एवं जीवंत बना देता है, क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया होती है। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, जो 1973 में आया था, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 368 क्या है, तो संविधान में संशोधन का अधिकार देता है संसद को। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये केशवानंद भारती का ही मामला था, जिस वजह से संविधान के मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी आप इसके संविधान को संशोधन अलग अलग मतलब बहुमत के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसको आगे हम देखेंगे कितने तरीके से हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। साथियों, इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान किसको कहते हैं और अलिखित किसको कहते हैं? तो वैसा संविधान जो कि एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया हो उसे लिखित संविधान कहेंगे, और जो वर्बली चल रहा हो उसे अलिखित संविधान कहेंगे। तो अलिखित संविधान में ब्रिटेन का संविधान आता है, और लिखित संविधान में अमेरिका का संविधान और भारत का भी संविधान। ऐसे बहुत सारे संविधान है जो लिखित रूप से हैं। अलिखित का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि वहाँ का संविधान कुछ लिखा ही नहीं गया, वो मतलब एक सरकारी दस्तावेज के रूप में नहीं लिखा गया, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहते हैं, जो कि ब्रिटेन का संविधान होता है। और भारत के संविधान में जैसा कि हम देखते हैं कि 1949 का जो संविधान था उसमें बहुत सारे परिवर्तन के साथ साथ आज जो वर्तमान में है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अगर इसको गिनती की दृष्टि से देखा जाए, जैसे किसी संविधान का मतलब किसी अनुच्छेद का जैसे A, B, C प्रावधान होता है, जो उसको अगर देखा जाए तो तकरीबन 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं, और अनुसूची और भाग सेम ही रहता है। साथियों, विस्तृत बनने के पीछे, चूँकि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, ऐसा विस्तृत क्यों हुआ इसके पीछे भी रीजन हो। सबसे पहला रीजन है, इसमें तकरीबन 4 बिंदुओं को हम देखेंगे। पहला रीजन है भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार और जो इसकी विविधता है, इस वजह से, क्योंकि हम देखते हैं अगर पूरब में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, फिर उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में
हम केरल को देखते हैं, कन्याकुमारी तक देखते हैं, तो वहाँ के लोगों की विविधता, उन सब चीज़ों को समाहित करने के लिए हमें स्वाभाविकतः एक लंबा अनुच्छेद बनाना ही पड़ा, जिस वजह से कि ये लंबा हो गया। ऐतिहासिक कारणों में देखें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके अधिकांशतः प्रावधान को हमारे संविधान में लिया गया। वहीं तीसरे बिंदु के तहत देखें तो केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही संविधान है, जो कि बहुत सारे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको कि दोहरा संविधान कहते हैं, और उसके साथ दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि अमेरिका में। तो केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है, चूँकि इतने सारे राज्य हैं, तो इस वजह से यह स्वाभाविकतः लंबा हो ही जाएगा। और सबसे अंतिम बिंदु है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में जितने भी संविधान के निर्माण करने वाले थे वो कानूनों के जानकार थे, इसलिए शब्द की सीमा विस्तृत हो जाती, शब्द की सीमा नहीं रहती है, क्योंकि इसमें लंबा संविधान होना स्वाभाविक हो जाता है। आइए अब दूसरे बिंदु को समझते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, विहित मतलब लिया गया। हमारे संविधान का बहुत सारा प्रावधान जो है अन्य देशों से लिया गया है, और साथ ही अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अन्य देशों में जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और उसी में संसदीय व्यवस्था है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये सारे प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए। ऐसा ही अन्य देश है जैसे कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, उस वक्त रूस यूएसएसआर हुआ करता था, वहाँ से भी लिया गया है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो तीसरे बिंदु पर आते हैं। तीसरा बिंदु है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता मतलब हो गया लचीला, अनम्यता मतलब हो गया कठोर। तो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। नम्यता का मतलब होता है कि आम कानूनों के समान ही संविधान की संशोधन की प्रक्रिया हो तो उसे नम्य कहेंगे, और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आम कानूनों से इतर हो तो उसे अनम्य कहेंगे, जैसे कि अमेरिका का संविधान, और नम्य हो गया ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। जैसा कि अनुच्छेद 368 में दो तरह का प्रावधान किया गया है संविधान के संशोधन की। एक है विशेष बहुमत से, और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? तो दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जितने भी उपस्थित हैं मतदान में भाग ले रहे सदस्य, उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा आम विधायी प्रक्रिया के तहत भी संविधान का संशोधन किया जा सकता है संसद के माध्यम से, जिसका जिक्र अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। चौथे पॉइंट पर हम देखते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे कि दो सरकार, शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, और उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की कठोरता, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता, ये सारे विशेषताएं होती है संघीय व्यवस्था की। उसके साथ साथ ही भारत में एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण दिखने को मिलते हैं। जैसे कि एकात्मकता का क्या लक्षण होता है भारतीय संविधान में, कि इसमें एक सशक्त केंद्र होना चाहिए, एक संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे लक्षण हैं एकात्मकता की ओर। तो भारतीय संविधान में दोनों ही लक्षण आवश्यक रूप से दिखाई पड़ते हैं। संविधान में हालांकि संघीय शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, अपितु जो है भारत राज्यों का संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग राज्य समझौता करके भारत राज्य का निर्माण कर दिया, संघ का निर्माण कर दिया, ऐसा नहीं है। दूसरा बात इसमें है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका ये संविधान की विशेषताओं में है, जिसमें कि एक हायरार्की होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें कि जिला एवं निचला अदालत आता है, जो कि क्रमवार अपना काम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी प्रभावित होते हैं। और वहीं एकीकृत हो गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका
की जो मतलब जजेस की जो नियुक्ति होती है उसमें मतलब उसके कार्यकाल जो है उसको कोई बढ़ा घटा नहीं सकता है। उनकी सेवा शर्तें जो है, फिर उनके वेतन का जो प्रावधान है वो बहुत ही कठोर बनाया गया ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। और एक ये बात ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होता है तो वो किसी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है। छठा है मौलिक अधिकार। साथियों, मौलिक अधिकार होता है जो मानव को मानव होने के नाते जो मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के तीसरे भाग में किया गया है, जिसमें 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान के विरुद्ध शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। साथियों, समानता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में जिक्र किया गया है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। वहीं सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र किया गया है। और संविधान संशोधन का जो अधिकार है यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। आप ये बात याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यह भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे सारे प्रावधान किए गए, हालांकि ये कानूनी रूप से मान्य नहीं, मतलब कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक नैतिक रूप से राज्यों का दायित्व बनता है कि वो नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर कोई भी कानून बनाए, क्योंकि इसमें कल्याणकारी भाव निहित होता है, क्योंकि इसमें लोगों के कल्याण की भावना समाहित की गई है। और ख़ासकर राम राज्य जैसे गांधीवादी विचारधारा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें सामाजिक विचारों को शामिल किया गया है और इसमें उदार बौद्धिक विचारों को शामिल किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक नैतिक कर्तव्य के रूप में इसे राज्य को देखा जाना चाहिए। साथियों, इसमें मिनर्वा मिल मामला जो है 1980 में जो आया था, उसमें संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की नींव जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों ही संविधान के नींव हैं। देखते हैं 8वां पॉइंट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है साथियों वो बहुत पहले ही हमारे संविधान में किया जा चुका है और अन्य देशों में भी इसके प्रावधान हैं। लेकिन 1961 में संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में इसका जो उम्र है 21 से 18 वर्ष किया गया था। 21 से 18 वर्ष। अभी जो वर्तमान में है, एक वयस्क नागरिक वो होता है जो कि 18 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुका होता है और वो मत का भागी बनता है। वो अपनी इच्छा अनुसार अपने चहेते उम्मीदवार को, और उसे ये लगे कि ये संविधान में मतलब संसद में जाकर हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठाएंगे, तो वो चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। वहीं हम देखते हैं 9वां पॉइंट, स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय होता है साथियों इंडिपेंडेंट बॉडी। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि स्वतंत्र रूप से अपने संवैधानिक कार्य को कर सके, जिसमें कि पहला आता है निर्वाचन आयोग, जो कि संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इनको स्वतंत्र रखा गया है, इन पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का इस पे नियंत्रण होगा तो भ्रष्टाचार का चांस ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखाकार, जिसको कि हम CAG शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। CAG जो होता है वो सरकार, जो भी सरकार होती है उसके जो खाता होता है उसका वो ऑडिटिंग करता है कि सरकार ने कितना खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, किन किन मदों में खर्च किया, इन सब चीज़ों का वो ब्यौरा रखता है। जिस वजह से सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो सरकार मनमाने रूप से किसी भी संचित निधि से खर्च को नहीं कर सकती है, तो इस वजह से इसके का प्रावधान किया गया। वहीं तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, जो कि स्वच्छ रूप से परीक्षाओं का मतलब वो कर सके, संचालन कर सके
तो इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया जो कि स्वतंत्र निकाय है। वहीं राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जो राज्यों में मतलब एग्ज़ाम जो है स्वच्छ रूप से हो सके, कहीं कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए इनका प्रावधान किया गया जो कि स्वतंत्र निकाय है। आइए एवं अंतिम बिंदु है आपातकालीन प्रावधान, फिर हम आलोचना देखेंगे। हम आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत हम जानते हैं कि 3 प्रकार का आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 में रखा गया है, फिर 356 में राज्य में आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। आइए हम समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें कि ये 3 बातें कही गई थी। जिसमें पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 अनुच्छेद में है। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई देश युद्ध में संलिप्त हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, ऐसी अगर स्थिति, राष्ट्रीय अशांति की स्थिति पैदा होती है, तो उस वक्त 352 अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वहीं हम देखते हैं कि राज्यों में जो आपातकाल होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता अगर हो जाती है या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य असफल रहता है, मतलब अगर कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी मतलब अराजकता फैल जाती है या फिर केंद्र का जो आदेश दिया जाता है वो राज्य सरकार नहीं मानती है, तो राज्य मतलब केंद्र ये मान लेती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो इसको 356 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, ये बहुत बार यूज हो चुका है। वहीं हम देखते हैं 360 जो है वित्तीय आपात क्या होता है। भारत की जो वित्तीय स्थिरता होती है उसमें अगर संकट आ जाती है तो उस वक्त वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, तो ये अभी एक बार भी लागू नहीं किया गया है, एक बार भी लागू नहीं है, एक बार भी लागू नहीं किया गया। साथियों, हमने संविधान की विशेषताओं को देख लिया, अब इसकी आलोचना देखते हैं। आलोचना में हम 2-4 बिंदुओं को समझेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे। आलोचना में सबसे पहला कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है यह उधार का संविधान है, इसमें कुछ नया और मौलिक नहीं है और इसको उधार की एक बोरी के समान समझा जाता था और इसको हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। दूसरा है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। बहुत सारों ने कहा कि ये जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी है, लेकिन चूंकि भारत का संविधान जो है 1935 से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ, इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा था इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इसका अगर नकल भी कहा जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका शब्द जो है वो परिस्थिति के अनुसार लिया गया है और इसकी उपयोगिता आज के संदर्भ और 100 साल के आने वाले 100 साल के समय के अनुसार बनाया जा रहा है। तीसरा है कि कहा जाता है कि संविधान के निर्माण में गांधीवाद को यानी गांधी के विचार को इसमें समाहित नहीं किया गया है। ऐसा भी लगाने वाले आरोप लगाते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी में विवाद होते रहता था, इस वजह से इसमें गांधीयन थॉट नहीं दिखता है। हालांकि आप नीति निर्देशक तत्व में गांधीयन थॉट को देख सकते हैं। चौथा है महाकाय आकार। साथियों, भारत का संविधान जो है वो तकरीबन 251 पन्नों का है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा संविधान बन गया है। और 5वें में कहा जाता है कि यह संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। सर आइवर ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ये वकीलों का स्वर्ग है क्योंकि इसमें कानूनी भाषा और मुहावरों का इस्तेमाल किया गया था। साथियों, आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर अन्य दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।